लेट मी टेक यू बैक टू द ईयर 2023 जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट जो था उस वक्त 22% था। सो इफ समवन हैड बुक अ टीडीआर, लेट्स से फॉर 5 साल का टीडीआर अगर किसी ने बुक किया है 22% के ऊपर, सो आजकल के टाइम में जहाँ इंटरेस्ट रेट 11% है तो वो शायद अपने आप को लकी फील कर रहा होगा एंड मस्ट बी वेरी हैप्पी, बट लेट मी टेल यू दिस इज नॉट द केस। Hello and Assalamu alaikum. This is Adil Khwaja, an investment advisor in the capital market. Today we are going to discuss on the comparison between a bank depositors and a mutual fund investor. So just in case if you don't know about the mutual funds, मैंने अपनी पिछली वीडियो में mutual funds को thoroughly explain किया हुआ है. So I would request you to please watch that video first because that video will be the prerequisite of today's video. बिफोर वी डाइव इनटू द कंपैरिजन, आई वुड रिक्वेस्ट कि जी आपने ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। उसकी वजह ये है कि मैं अभी आपसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स शो करने जा रहा हूँ फॉर द कंट्री लाइक यूएस, यूके, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दीज स्टेट्स आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टू मेक अ डिसीजन कि आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या बैंक डिपॉजिट आपके लिए बेहतर है। सो यूएस का अगर मैं आपको बैंक साइज बताऊं, एज ऑफ 2025, अर्ली 2025, इनका जो बैंक का साइज है दैट इज 18.19 ट्रिलियन डॉलर्स। वेयरएज अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स का जो इनका साइज है दैट इज अबाउट 29.11 ट्रिलियन डॉलर्स। अब ये अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड्स का जो एयूएम है दैट इज 160% टाइम्स हायर देन देयर बैंक डिपॉजिट। मीनिंग कि अगर 100 रुपए किसी ने बैंक में रखे हुए हैं तो म्यूचुअल फंड्स का साइज इसके अगेंस्ट में 160 रुपए का है। अब वाई देर इज सो मच गैप? इनफैक्ट इसमें तो अभी मैंने हैज फंड्स के फिगर्स भी शामिल नहीं किए। हैज फंड्स क्या होती है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट इसमें वो फिगर्स अभी इंक्लूडेड नहीं है। ऑलराइट, सो ये इतना इतना गैप कैसे मुमकिन हो सकता है कि जी 160% आपका साइज हो म्यूचुअल फंड्स का अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट? सो इसमें तो दो बातें हो सकती हैं। या तो अमेरिकन पीपल को बैंक की अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है, डिपॉजिट के बारे में इतना नहीं पता जैसे पाकिस्तान के लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता। या तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि दीज पीपल आर स्मार्ट इनफ टू लेट देयर मनी बी मैनेज थ्रू अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स फॉर द कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। नाउ लेट्स सी स्टैट्स फॉर यूके। यूके का मैं अभी आपको डिपॉजिट साइड बताऊं दैट इज अबाउट 2.3 ट्रिलियन पाउंड्स। ठीक है, वेयर एज इन म्यूचुअल फंड्स में जो इनका करंटली साइज है दैट इज 1.56 ट्रिलियन पाउंड्स। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये म्यूचुअल फंड्स का साइज जो है वो 67% ऑफ देयर बैंक डिपॉजिट्स। अच्छा, ये फिगर देखने में तो ठीक है, मुनासिब सा फिगर है 67%, बट इन कंपैरिजन विद द यूएस उससे काफी ज्यादा कम है। इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं दे आर कवर्ड अंडर अ पेंशन, डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम। इसमें आप वॉलंटरली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट्स के जो टैक्स के इंसेंटिव्स है वो बहुत ज्यादा हाई है। सो पीपल प्रेफर कि जी हम पेंशन फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। सो अगर मैं पेंशन फंड के एसेट्स की बात करूं सो इस वक्त इसका जो साइज है दैट इज 3.2 ट्रिलियन पाउंड्स। ठीक है, सो इसकी परसेंटेज अगर मैं निकालता हूं दैट इज 206% हाई इन कंपैरिजन विद द बैंक डिपॉजिट। सो ये तो हो गए दूर दराज के कंट्री ना, यूएस और यूके तो थोड़े से दूर वाले कंट्री हो गए, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए। अब थोड़ा सा करीब आ जाते हैं, वी टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया का जो करंट बैंक डिपॉजिट है दैट इज 234.5 ट्रिलियन रुपीज, वेयर एज इनका जो म्यूचुअल फंड्स का साइज है करंटली दैट इज 69.69 ट्रिलियन रुपीज। और इनका हैज फंड्स में मैं अगर इसको इंक्लूड करता हूँ तो हैज फंड का जो अभी मेरे पास साइज है दैट इज 13.49 ट्रिलियन। तो कंबाइनिंग दोज जो मेरे पास परसेंटेज आती है वो बनती है 35% ऑफ देयर बैंक डिपॉजिट साइज। नाउ अगेन एज कंपेयर टू यूएस एंड यूके ये फिगर काफी नीचे का फिगर है, बट दिस इज इम्प्रूव्ड फिगर बिकॉज अगर मैं 2015 में इनका एयूएम का साइज देखूं तो उस वक्त जो इनका फिगर था दैट वाज 10.83 ट्रिलियन डॉलर्स इन 2015 एंड इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन जस्ट 10 इयर्स तो इनका साइज इंक्रीज होकर 69.69 ट्रिलियन रुपीस में आ जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दे हैव ग्रोन अबाउट 541%, कर्टेसी मास मार्केटिंग एंड मास पेनिट्रेशन। क्योंकि अगर आप इनके क्रिकेट मैचेस भी देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईपीएल देखा होगा अभी रिसेंटली, सो उसके जो एड्स आते हैं बीच में ओवर खत्म होने के बाद जो एड्स आते हैं, सो ज्यादातर एड्स उनके ये म्यूचुअल फंड सही है वाले एड्स होते हैं। अब रोहित शर्मा को आप देखते होंगे बोलते हुए, उसमें आपने सचिन तेंदुलकर भी देखा होगा। सो इस तरह की जो इनकी स्ट्रेटजी है म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करने की, जिसकी वजह से इनमें काफी ज्यादा ग्रोथ आई है। ठीक है, नाउ हियर कम्स पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो डिपॉजिट साइज है वो कोई
2.32 ट्रिलियन रुपीस है इस वक्त, और इनका म्यूचुअल फंड्स का जो साइज है दैट इज 3.4 ट्रिलियन रुपीस। काफी ज्यादा गैप है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बात करूं, ओनली 10% ऑफ देयर बैंक डिपॉजिट, दिस इज व्हाट द म्यूचुअल फंड साइज इज। ठीक है, क्या इसकी वजह ये है, जो मुझे वजह नजर आती है, दैट इज द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड द अवेयरनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, द पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है वो बड़े लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले हेज फंड्स की बात की, हेज फंड्स में ये होता है कि आप गिरती हुई मार्केट में भी रिटर्न्स बना सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर किसी फंड मैनेजर को एक सर्टेन लेवल से मार्केट ड्रॉप होने का खदशा नजर आता है और उसने ये बेट लगाई कि जी यहाँ से मुझे मार्केट नीचे जाती हुई नजर आती है, तो उस सिनेरियो में वो रिटर्न बना सकता है। दूसरा, इसमें आपका जो करेंसी का रिस्क है वो भी एलिमिनेट कर सकते हैं। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और वो यूएस में बैठा हुआ है, सो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको यूएसडी टू पीकेआर कन्वर्जन करनी होगा। सो इस सिनेरियो के अंदर हैज फंड्स की अगर अवेलेबिलिटी है तो उसमें वो अपनी करेंसी को हैज कर सकता है, यानी कि अपने आप को वो महफूज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बॉन्ड्स बड़े लिमिटेड होते हैं। ठीक है, एक ही तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आपने टी-बिल का नाम सुना होगा, सुकूक का सुना होगा। वेयर एज इन यूके या यूएस के अंदर इनकी क्लासिफिकेशन बड़ी एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन होती है, उनके स्ट्रक्चर्स भी बड़े डिफरेंट होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बॉन्ड बताऊं कि कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बॉन्ड आज खरीदा है और कल इन्फ्लेशन राइज कर जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, सो आपकी जो उसमें कूपन पेमेंट्स होती हैं या आपकी जो मेच्योरिटी की जो कैश वैल्यू होगी वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगी। सो ये आपको थोड़ा सा महफूज रखता है और ये अट्रैक्ट करता है बेनिफिट, ये जो फीचर है ये आपको अट्रैक्ट करता है कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करें। सो आई थिंक ये कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से यूके और यूएस के अंदर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो कैपिटल मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास जो एवेन्यूज हैं वो अगेन बड़े लिमिटेड एवेन्यूज हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है आपका रियल एस्टेट का सेक्टर। अच्छा, हर सेक्टर के ना, हर एवेन्यू के कुछ अपने फायदे कुछ नुकसान होते हैं। सो रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें एक तो नंबर वन आपको सब्सटेंशियल अमाउंट चाहिए, नंबर टू के ऊपर आपके पास वो होल्डिंग पावर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एवेन्यू आपके पास आता है स्टॉक मार्केट, यानी कि डायरेक्ट शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ब्रोकरेज के अंदर एक अकाउंट खोलना होगा जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके भी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इसमें नंबर वन ये कि आपको उस पर्टिकुलर शेयर की नॉलेज होनी चाहिए कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास टाइम होना चाहिए कि यू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर दैट शेयर के जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है वो कौन से लेवल्स पे चल रहा है, आज उसकी प्राइस क्या है, कल उसकी प्राइस क्या थी और आगे उसकी फोरकास्टिंग क्या है। तीसरा, लिक्विडिटी पास है वो बैंक डिपॉजिट का है, जिसकी हम आज बात भी कर रहे हैं। बड़ा इजी एक्सेस है, किसी भी अमाउंट से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिक्विडिटी इसमें हमेशा हाई रहती है। चौथा, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स आता है, ये भी बैंक्स की तरह आपको इजी एक्सेस देता है, ये हमेशा मार्केट के अंदर हाई होती है। म्यूचुअल फंड्स की भी सेम एज द बैंक्स, और बट दे आर अंडर यूटिलाइज्ड इन पाकिस्तान। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन बैंक डिपॉजिट्स एंड म्यूचुअल फंड्स। बैंक्स के अंदर आपका प्रिंसिपल गारंटीड रहता है और आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलता है, वेयर एज इन म्यूचुअल फंड्स आपका रिटर्न जो है वो वेरिएबल होता है और आप म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट रिस्क भी कैरी करता है अपने साथ। ठीक है, बैंक के अंदर आपको लिक्विडिटी बड़ी लो होती है इन केस अगर आपने कोई टीडीआर बुक किया, लेट्स से आपने 5 साल का अगर कोई टीडीआर बुक किया तो आपको 5 साल तक वो पैसा होल्ड करना पड़ता है, यानी कि 5 साल तक आप वो पैसे को रीच नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वेयर एज इन म्यूचुअल फंड्स आपके पास लिक्विडिटी हमेशा हाई होती है, आप किसी भी टाइम अपने पैसे को रीच आउट कर सकते हैं। बैंक्स के अंदर जो आपका इन्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो कहलाता है पैसिव इन्वेस्टिंग, यानी आपने 22% के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने टीडीआर बुक कर दिया तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको 22% का रिटर्न मिलेगा। वेयर एज इन म्यूचुअल फंड्स एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यानी कि यू हैव अ पोटेंशियल टू गो हाई। अच्छा, बैंक्स में देयर इज लो रेट्स फॉर स्मॉल डिपॉजिटर, वेयर एज इन म्यूचुअल फंड्स आपका वॉल्यूम 10,000 हो या 10 करोड़ हो, आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज सिमिलर फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। ठीक है, banks again not suitable for corporate clients and ultra high net worths। उसकी वजह ये है कि बैंक्स के अंदर जो टैक्स रेट्स होते हैं उसका जो स्लैब है दैट गोज फ्रॉम 15% टू 45%, वेयर एज इन म्यूचुअल फंड्स आप फुल एंड फाइनल सिर्फ और सिर्फ 15% का टैक्स देते हैं।
लेट मी टेक यू बैक टू द ईयर 2023 जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट जो था उस वक्त 22% था। सो इफ समवन हैड बुक अ टीडीआर, लेट्स से फॉर 5 साल का टीडीआर अगर किसी ने बुक किया है 22% के ऊपर, सो आजकल के टाइम में जहाँ इंटरेस्ट रेट 11% है, तो वो शायद अपने आप को लकी फील कर रहा होगा एंड मस्ट बी वेरी हैप्पी। बट लेट मी टेल यू दिस इज नॉट द केस, बिकॉज वही 100 रुपया अगर आपने 2023 के अंदर बजाय बैंक के टीडीआर बुक करने के अगर आपने किसी स्टॉक फंड में लगाया होता, तो वो आज यानी 2 साल के बाद आज उसकी वैल्यू होती 250 रुपए। वहां बैंक डिपॉजिट आपको देगा 210 रुपए बाय द एंड ऑफ द 2028, या आप 2025 के अंदर ऑलरेडी 250 रुपए कमा चुके हैं। वाई? बिकॉज सिंस जुलाई 2023 हमारी मार्केट जो है वो इतनी ग्रो कर चुकी है। अब ये जो 150% है, ये मैंने आपको एक एवरेज रिटर्न बताया है। अगर आप सारे फंड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, जिसमें ऐसे फंड भी आपको मिलेंगे जो 170% वाले भी हैं, जो 200% वाले भी हैं, बट द लीस्ट पॉसिबल जो मैंने आपको फिगर बताया वो 150% है स्टॉक मार्केट का। इसके साथ साथ जो कैश फंड्स के रिटर्न्स हैं, जो कि पैरेलल चलते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जिसको मैं आम जबान में अल्टरनेटिव प्रोडक्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट भी कहता हूँ, उसका भी एवरेज रिटर्न अगर मैं पिछले 2 साल का निकालूं तो वो भी 20% का बनता है। अब इनका जो सोर्स है रिटर्न्स का, यू कैन गो एंड विजिट द वेबसाइट ऑफ www.mufab.com। इसके ऊपर आपको सारे फंड्स की परफॉर्मेंस मिल सकती है, वहां से आप ये नंबर्स ट्रैक कर सकते हैं। नाउ अ क्वेश्चन मस्ट हैव अराइजन, you must be thinking, why would someone be investing in stock fund and that too with 100% of their amount? And you are right. So here is the role of your investment advisor comes into play, because if you are investing in the mutual funds for 5 years, तो आपके एडवाइजर का ये काम है, ये उसको स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है कि आपको एटलीस्ट 50% स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और 50% जो है वो कैश फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से ही आप जो एक मार्केट के एवरेज रिटर्न को है वो बीट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी फेवरेबल क्यों होती है? क्योंकि जब एक पॉइंट पे आपका इंटरेस्ट रेट लेवल पहुंच चुका होता है और वहां से फिर आपको लगता है कि जी अब ये डाउनफॉल हो गया है, अब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आए, और वहां आपका राइज होता है स्टॉक मार्केट का। सो जिसकी वजह से ये स्ट्रेटजी डिजाइन की जाती है। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू सम कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द फिगर्स व्हिच आई जस्ट मेंशन। मैं कुछ कैलकुलेशंस आपको एक्सेल पे दिखाना चाह रहा हूँ, जो आई थिंक वुड गिव यू अ कंप्लीट कंपैरिजन। ठीक है, हियर यू गो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दो तरह की मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि एक कैलकुलेशन में हमने ये टीडीआर बुक किया हुआ है एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, और जो क्लाइंट है मेरे पास, मैंने उसको कैटेगराइज किया हुआ है जी मास अफ्लुएंट टू हाई नेटवर्थ, यानी कि कम से कम अगर किसी के पास लाख रुपया है और ज्यादा से ज्यादा अगर 2.5 करोड़ रुपया है, तो वो अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या हो जाता है। ठीक है, सो वी अज्यूम कि जी 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ रुपए पूरा आपने बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है एट द रेट ऑफ 20%। रिमेंबर कि ये हम 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो 2024 में जो मेरा प्रॉफिट होगा उस अमाउंट के ऊपर वो 5 मिलियन का होगा। सिमिलरली एक ही तरह का प्रॉफिट है अंटिल 2028। सो 2028 में जब मेरा अमाउंट मेच्योर होगा, उस वक्त मेरी ये फिगर होगी 50 मिलियन की। जो मेरी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़, उसको मैं अगर माइनस करूं तो ये मेरा नेट प्रॉफिट सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट 2.5 मिलियन का, यानी जितनी इन्वेस्टमेंट है आपका उतना ही प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट आपका अमाउंट अमाउंट जो है वो डबल हो गया, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि पूरा ही डबल हो गया। सो टैक्स जो मैं यहाँ पे दूंगा इस वक्त फिलहाल वो 15% का टैक्स होगा, विथ होल्डिंग टैक्स जो नॉर्मल बैंक में चार्ज होता है। ठीक है, अज्यूमिंग कि अभी मैं किसी भी स्लैब को ब्रीच नहीं कर रहा हूँ। सो टैक्स निकालने के बाद जो नेट परसेंटेज है इन 5 इयर्स मेरा 85% होता है, और ये जो वैल्यूएबल फिगर है 17%, ये मेरा एवरेज ईयरली रिटर्न रहेगा बाय द एंड ऑफ 2028। अब नाउ अज्यूमिंग कि हम यही सेम अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, एंड दैट टू विद द स्ट्रेटजी ऑफ 50-50, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इफ समवन इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स लेट्स से फॉर 5 इयर्स, तो बीइंग एन एडवाइजर मेरी तो यही स्ट्रेटजी होगी कि मैं उनको 50-50 के स्ट्रेटजी के ऊपर इन्वेस्ट कराऊं। सो अज्यूमिंग के हेयर कैश फंड का मेरा 2 साल का रिटर्न जो एवरेज रिटर्न रहा है फ्रॉम जुलाई 2023 टू मई 2025 तक का, वो एवरेज 20% रहा है। एक्सक्यूज मी। और स्टॉक फंड का जो मेरा रिटर्न है वो रहा है 150% का। ठीक है, सो अब ये दोनों फिगर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड हो चुके हैं मेरे। ये कैश फंड का मेरा रिटर्न है जो 20% के हिसाब से ग्रो कर चुका, और ये मेरा
स्टॉक फंड का रिटर्न है जो 150% के हिसाब से ग्रो कर चुका। ये मैं अब कमा चुका हूं अब तक 2025 तक। अब उसके बाद मैं ये अज्यूम करता हूं हेयर कि मुझे आने वाले 2 साल तक मुझे कोई गेन नहीं मिलता। ये मैं एक असम्पशंस की बेसिस के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आपको स्टॉक फंड का पावर दिखाना चाह रहा हूँ। और लास्ट ईयर में मैं अज्यूम करता हूँ कि चलो यार मार्केट ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, मुझे 10% का उसने मुझे रिटर्न दे दिया, ये मैं अज्यूम करता हूँ। सो विद ऑल दिस रिटर्न, अच्छा यहाँ पे ईयर 2025 के बाद यहाँ मैंने ये अज्यूम किया है कि मेरा जो कैश फंड का अब रिटर्न होगा वो 10% होगा, क्योंकि अभी करंटली जो मार्केट में कैश फंड्स का रिटर्न चल रहे हैं वो 9.5 से लेके 11% के बीच में चल रहे हैं। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं आता, इंटरेस्ट रेट यही रहते हैं और हमारे कैश फंड के रिटर्न भी एज लो एज 10% रहते हैं। सो ईयर 26 में यहाँ पे जो आप ये अमाउंट देख रहे हैं ये 10% के हिसाब से ग्रोथ हुई है। सो टोटल जो मेरी वैल्यू होगी बाय द एंड ऑफ 2028, इफ आई एम रिमेन इन्वेस्टेड विद द सेम स्ट्रेटजी इन द म्यूचुअल फंड्स, तो मेरी ये वैल्यू हो जाती है। उस हिसाब से मेरा जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ये होता है, ठीक है, 29 बिलियन का। एंड टैक्स अगेन सिमिलरली जो बैंक में 15% दे रहा है बंदा, वो ही 15% का टैक्स मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ। और ये मेरा नेट प्रॉफिट एंड दिस इज माय नेट परसेंटेज 99.76%। और अगर मैं इसको एनुअली निकालूं साल के हिसाब से तो मेरा 19.95% बनता है। सो हियर इज द डिफरेंस, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हमने 2 साल में मार्केट में कुछ गेन नहीं किया। ये आप जहन में रखिएगा। अब आ जाते हैं इस तरफ, अगर किसी के पास सब्सटेंशियल अमाउंट है ना, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास 2.5 करोड़ रुपए से लेके 1 बिलियन तक का पैसा है, ठीक है, और बैंक भी उसको जो रेट ऑफर कर रहा है वो 22% का कर रहा है। अब बंदा तो खुशी खुशी जाएगा ना बैंक में इन्वेस्ट करने के, यार 22% का रेट मिल रहा है। अब यहाँ मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। सो हेयर एयर 24 में सिमिलरली उसी की तरह ये 22 मिलियन का उसको प्रॉफिट हर साल मिलता रहेगा। और एंड में जो इसकी वैल्यू अमाउंट जो मेच्योर होगी वो होगी 210 मिलियन की। ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको 100 रुपए की एग्जांपल दी थी कि अगर कोई 100 रुपया इन्वेस्ट करता है 2023 में, बाय द एंड ऑफ 2028 उसके बाद 210 रुपए हो जाएंगे। सो वो 100 रुपए थे, ये 100 मिलियन है। अब जो मजे की चीज है ना वो ये है, जो टैक्स आप देंगे अपने प्रॉफिट के ऊपर वो आपका तकरीबन 50 मिलियन का टैक्स, यानी कि 5 करोड़ रुपए का टैक्स होगा आपका। 110 मिलियन आपने कमा तो लिए, बट आपका जो टैक्स स्लैब लगेगा ना वो पूरा का पूरा 45% का स्लैब लगेगा। और ये आपका एनुअल रिटर्न जो आपकी परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगी 5 साल की, वो 60% की हो जाएगी और आपका एनुअल प्रॉफिट जो होगा वो 12% का होगा। अच्छा, ये टैक्स क्यों लगेगा? ये टैक्स यहाँ पे आप देखें, हेयर यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई साहब का जो प्रॉफिट है, अगर वो 1 साल के अंदर 50 लाख से कम है तो उसको 15% का टैक्स लगेगा। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो उसको 40% का टैक्स लगेगा। और अगर गलती से 56 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है सो वो मैक्सिमम टैक्स स्लैब में आ जाता है विच इज 45%। वही सिनेरियो इनका यहाँ पे बना हुआ है कि इनको मैक्सिमम टैक्स स्लैब में आना पड़ा और उनका ये टैक्स हुआ। वेयर एज assuming the same amount was invested in mutual funds again with the same strategy, 50-50 की strategy कर लेते हैं, सही है here। और ये मेरे पास ऑलरेडी अमाउंट आ चुका जो 2025 तक में गेन कर चुका। अगेन अज्यूमिंग के नो गेन इन द नेक्स्ट 2 years, फाइनली मेरे पास ये अमाउंट आती है, ये मेरी ग्रॉस वैल्यू है। और यहाँ पे जो मुझे टैक्स देना पड़ रहा है दैट इज ओनली 17 मिलियन। और जो नेट प्रॉफिट बनेगा वो 99, और जो एनुअल आपका रिटर्न बनेगा दैट इज 19.95। सो आई थिंक ये कैलकुलेशंस मैंने आपको दिखानी थी ताकि आपको अंदाजा हो कि अगर कोई 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके पास दोनों ऑप्शंस वो कंसीडर कर सके कि म्यूचुअल फंड्स में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और बैंक्स में उसको क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, प्रोवाइडिंग द फैक्ट के टैक्सेशन को आपने जरूर जहन में रखना है इन केस अगर आपके पास कोई सब्सटेंशियल अमाउंट है। सो टैक्सेस बड़े मैटर करते हैं, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा।
जस्ट इन केस अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक में लाऊंगा इंशाल्लाह, कि जो आपके लिए शायद वो आपके लिए नई चीज हो और आपको वो आगे डिसीजन लेने में कुछ हेल्प आउट कर सके। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।